बोले बता सकते हैं फंक्शन क्या होता है? अरे फंक्शन नहीं बता सकते? फंक्शंस, पार्टीज, हाँ पार्टीज तो होते हैं, ऐसे ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ये सब फंक्शंस हो गए, यही सब तो होते हैं। हाँ वो नहीं है क्या? फिर कौन वाला फंक्शन है ये? मैथ्स वाला फंक्शन। अच्छा, फंक्शन एक टाइप आप समझ सकते हैं, एक टाइप का मशीन है। क्या है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक टाइप का मशीन है, हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है। मशीन क्या है? मशीन के अंदर एक इनपुट डालते हैं आप तो एक आउटपुट निकलता है, ऐसे ही तो है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दो इनपुट के एक आउटपुट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि मान लीजिए एक इंजन है हमारे पास, पेट्रोल डाला फिर भी ट्रैवल कर रही है, वो चल रही है, ट्रैवल हमको क्या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है, तो वो पेट्रोल क्या हो गया, इसको उसका इनपुट हो गया, और हमको एक से दूसरी जगह लेकर जा रही है, क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया। अब पेट्रोल की जगह हम डीजल डाल रहे हैं उसके अंदर, फिर भी वो चल रही है और हमको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है, तो इनपुट डीजल हो गया, आउटपुट क्या हो गया कि हमको ट्रैवल कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रही है। तो दो अलग अलग आउटपुट थे, सॉरी इनपुट, दो अलग अलग इनपुट थे लेकिन आउटपुट सेम है। तो ऐसा हो सकता है, क्या है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट है, क्या है, एक इनपुट है और उसके दो अलग अलग आउटपुट आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मशीन नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फंक्शन इसी तरीके से एक्ट करता है। क्या करता है? फंक्शन इसी तरीके से एक्ट करता है। एक इनपुट के कई सारे आउटपुट नहीं हो सकते हैं, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और उसको हम क्या कहते हैं? यूनिक आउटपुट। क्या होगा? मतलब कि हम एक इनपुट दे रहे हैं तो उसका एक आउटपुट निकलेगा। समझ में आया? हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो इनपुट हम दे रहे हैं उसका सेम आउटपुट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक इनपुट दिए और दो आउटपुट निकल कर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो रिलेशंस हमने पढ़ा था, रिलेशंस क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था। क्या होता था? ए क्रॉस बी निकालते थे ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए निकालते थे, तो रिलेशंस क्या होते थे? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था। फंक्शंस क्या होते हैं? रिलेशंस के सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस जो होते हैं हम कह सकते हैं वो रिलेशंस के सबसेट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हर एक फंक्शन रिलेशंस होता है। क्या होता है? हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशंस होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन। फंक्शन क्लियर? इसमें लिखे, पहला लाइन लिखिए, लेट ए एंड बी। देखिए रिलेशंस में क्या होते थे? दो सेट्स होते थे, ऑर्डर्ड पेयर होता था कि नहीं होता था? ऑर्डर्ड पेयर, पहला एंट्री और दूसरा एंट्री। तो फंक्शंस में भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, पहला एंट्री और दूसरा एंट्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पहले एंट्री को सेट ए बोलेंगे, दूसरे एंट्री को सेट बी बोल रहे हैं हम यहाँ पर। तो लिखिए लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, बी बी ई बी, टू सेट्स and let there exist a rule or manner. There exists a rule or manner F which associates to each element of A
which associates to each element of A to a unique element to a unique element in B. Then F is called a function. Then F is called a function or mapping from A to B. From A to B. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में लिखिए, इट इज डिनोटेड बाई इस तरीके से डिनोट करते हैं, एफ मैप्स ए टू बी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या फिर ऐसे भी कई जगह पर होता है, ए ऐसे भी होता है कई जगह पर, ऐसे भी डिनोट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसका मतलब समझना है, देखिए नॉर्मली समझते हैं, ए टू बी बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? इसका मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस बी, क्या बनेगा? तो ये जो फंक्शन होगा ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएंगे? ए क्रॉस बी के अंदर एक सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और उन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए और दूसरा एंट्री बी का होना चाहिए। पहला एंट्री ए का, दूसरा एंट्री बी का, तो ऐसे कई सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फंक्शन जो होगा वो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब फंक्शन में भी जो पहली एंट्री होनी चाहिए वो ए की होनी चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, और बी दूसरी एंट्री किसकी होनी चाहिए? बी की होनी चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन है, लेकिन फंक्शन का एक यूनिक रूल होता है। रूल कहने का मतलब, इफ़, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो सेट है, क्या है? सेट ए और क्या है हमारे पास? सेट बी। ये दो सेट है हमारे पास, ठीक है। तो सेट ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे और सेट बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। क्या बोला जा रहा है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या बोला जा रहा है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। किस में? सेट बी में। तो अगर ऐसा है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज है बी में, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। वो क्या होता है? फंक्शन होता है। और अगर यूनिक इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। अब यूनिक इमेज कहने का मतलब क्या हुआ? एक ही इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज कहने का मतलब क्या हुआ? एक ही इमेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक ही इमेज होना चाहिए बी में, तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं 5-6 डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उससे हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा?
ठीक है, ये 6 डायग्राम दिए गए आप लोगों को। अब आप लोगों से क्या बोला था, हमें इन 6 में से पता करना है कि कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कौन से होते हैं, मान लीजिए ए है, ए बी, ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज। कहने का मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक ही इमेज होना चाहिए, सेट बी में दो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक ही इमेज होना चाहिए, एक एक इमेज सबका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एक इमेज सबका होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ है? सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब सेट ए में 1 है, 1 का एक ही इमेज बन रहा है, 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 4 का भी एक ही इमेज बन रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक ही इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो सीधी सी बात, एक ही डिफिनीशन है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी, देन इट इज नोन एज अ फंक्शन। तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज बन रहा है बी में, बिल्कुल बन रहा है, तो क्या हो गया, फंक्शन है। यहाँ पर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज बन रहा है, क्या, तो ये फंक्शन है। इसके वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, 3 का इमेज नहीं है, तो क्या ये फंक्शन नहीं है। 1 का एक ही इमेज बन रहा है और 2 का भी 2 ही बन रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ है, हाँ सही है। क्यों, आपसे क्या बोला गया था, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक ही इमेज बनना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए। तो 1 का एक ही इमेज बन रहा है ना, 1 का और कोई इमेज बन रहा है क्या यहाँ पर? नहीं ना, तो 1 का यूनिक इमेज हुआ कि नहीं हुआ, एक ही इमेज हो रहा है। अब 2 का भी क्या है, एक ही इमेज हो रहा है, तो क्या ये फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? 1 का एक इमेज यूनिक इमेज बन रहा है क्या, तो बन रहा है, तो ऐसा होना चाहिए क्या, तो क्या ये फंक्शन, 1 जो है उसका एक ही इमेज बनना चाहिए। मतलब 2 एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन सकता है। पेट्रोल से भी वो ट्रैवल हमको करके लेकर जा रही है, डीजल से भी ट्रैवलिंग करके लेकर जा रही है, लेकिन ट्रैवलिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रैवलिंग करके ले गया, एक बार लगा वो कुछ और काम करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो वेरियस आउटपुट्स इनपुट्स हो सकते हैं, उसका एक सिंगल आउटपुट ही होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर 1 का इमेज बन रहा है, 2 एक ही इमेज बन रहा है ना, 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 3 का भी एक ही इमेज बन रहा है, तो क्या ये फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो डाउट्स क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होते हैं? पक्का? तो फंक्शंस के कई सारे टाइप्स भी होते हैं। अब ये फंक्शन तो है, ये भी फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में कौन सा फंक्शन है? तो ऐसे भी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उसको भी करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, समझना है डोमेन, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है ए और एक सेट दिया गया है बी, ये 2 सेट दिए गए हैं।
ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है। क्या होता है डोमेन का मतलब समझते हैं डोमेन क्या होता है। तो डोमेन कहने का मतलब फंक्शन क्या है। फंक्शंस एक सेट है, क्या है, सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। क्या होंगे, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर्स में पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, दो एंट्रीज होती हैं, क्लियर। तो जो पहली एंट्रीज हैं, जो आपका फंक्शन बनकर आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अगर हम ए टू बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ए टू बी निकाल रहे हैं, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे फंक्शन में। हो सकता है सारे के सारे आ जाए, हो सकता है कम भी आ जाए, कम भी तो आ सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जब हम ए टू बी निकाल रहे हैं, इसका मतलब एक सेट बनेगा और सेट के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। क्या होंगे, तो पहली एंट्री ए की होगी और दूसरी एंट्री क्या होगी, बी की होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अगर हम फंक्शंस निकालते हैं, फंक्शंस, तो वो इसका क्या होगा, इसका सबसेट होगा। क्या होगा, क्लियर है। तो जो हमारा फंक्शन निकल कर आएगा, फंक्शन के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उसमें जो पहली एंट्रीज होती हैं, क्या होंगी, पहली जो एंट्रीज होती हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, पहली जो एंट्री होती है, जो हमारा फंक्शन एक सेट बनकर आएगा, उस सेट के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली एंट्री होगी उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। दूसरी जो एलिमेंट होगी वो होगी रेंज। दूसरी एंट्री जो होगी, जो सेकेंड एंट्री होती है, मतलब ये वाली सेकेंड एंट्री, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। समझ में आया कि नहीं आया। और जब हम ए टू बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ए टू बी निकाल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन। पहली एंट्री क्या क्या होती है, डोमेन। दूसरी वाली एंट्री क्या होती है, रेंज। और अगर हम ए टू बी निकाल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे, कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, पक्का। चलिए इसमें लिख लीजिए आप लोग, पहला लाइन लिखिए, लेट एफ मैप्स ए टू बी, लेट एफ मैप्स ए टू बी, let f maps a to b, then the set a, then the set a is known as, then set a is known as domain of f. Set a is known as the domain of f, and set b, and set b is known as, set b is known as codomain of f. Set b is known as codomain of f. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर। ठीक है। देखिए अब डोमेन पता करने का तरीका क्या है। मान लीजिए एक सिंगल आपको फंक्शन दे रखा है, जैसे f दे रखा है, सिंगल फंक्शन दे रखा है, तो पहली वाली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, डोमेन। पहली वाली एंट्री आपकी डोमेन हो जाएगी और बाद वाली एंट्री क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। जो फंक्शन निकल कर आएगा एफ मैप्स ए टू बी जो निकल कर आएगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का नहीं, ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, इसमें जो पहली एंट्रीज होंगी, इसका जो सेट निकल कर आएगा, इसमें जो पहली एंट्रीज होंगी वो डोमेन हो जाएगा और जो बाद वाली एंट्रीज होगी वो
रेंज, और ये सेट बी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। लेकिन अगर दो दो फंक्शंस दिए गए हैं, दो फंक्शंस दिए गए, क्या दिए गए हैं, तो जैसे एफ एंड जी, एक दे रखा है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, दो दो फंक्शंस, तो इसका डोमेन अलग होगा, इसका भी डोमेन अलग होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये दोनों फंक्शंस एक साथ दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, एक साथ, कहने का मतलब प्लस दे दिया गया है या माइनस दे दिया है या तो मल्टीप्लाई दे दिया है या तो डिवाइड दे दिया है, तो इसका जो डोमेन है और इसका जो डोमेन है, दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इसमें और इसमें जो कॉमन होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही डोमेन होंगे। ऐसा नहीं कि इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया, दोनों का कंबाइन कर दिया, ऐसा नहीं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा, पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा, जैसे एफ मैप्स, एक चीज़ ध्यान रखना है, पहला, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दे रखा है तो इसका डोमेन 1 इंटरसेक्शन डोमेन 2 हो जाएगा। इसका अगर डोमेन पता करना है तो दोनों के डोमेन को का कॉमन पार्ट निकाल देंगे। क्या करेंगे, कॉमन पार्ट निकालेंगे। सेकंड, अगर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स दे रखा है तो भी हम डोमेन 1 और डोमेन 2 का क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। इसका डोमेन अलग से निकालेंगे और इसका डोमेन अलग से निकालेंगे और दोनों का कॉमन निकाल देंगे। समझ में आ रहा। थर्ड, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स अगर दे रखा है तो डोमेन 1 इंटरसेक्शन डोमेन 2 करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स दे रखा है तो क्या करना है, डोमेन 1 इंटरसेक्शन डोमेन 2 करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जी ऑफ एक्स जो होना चाहिए डिनोमिनेटर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ डिवीज़न के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बाकी सारे केसेस में आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकाल देना है। क्लियर है, पक्का, इसको नोट कीजिए। हाँ, हो गया। अब डोमेन निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, समझ में आ रहा, तो उसको लिख लीजिए। रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। पहला पॉइंट लिखिए, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, इवन रूट कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर में क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, इवन रूट है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट तो इवन ही होता है ना, या फिर 4th रूट भी इवन होता है, तो स्क्वायर रूट दे रखा है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, x या x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो 0 आ जाएगा। 0 से बड़ा, जैसे 4 ले लीजिए, तो अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 ले लीजिए, 3 भी तो पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो 1.732 हो जाएगा। अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 1.732। फिर अंडर रूट 25 आ गया तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा कोई वैल्यू लीजिए, कौन सा लेना चाहते हैं, बोले। 0 से छोटी 0.5, -1। तो अगर अंडर रूट -1 ले लेते हैं तो अंडर रूट -1 क्या होता है,
-1 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या होता है √-4, तो क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 4 बाहर निकल कर हो जाएगा 2, √-1 बच जाएगा, तो √-1 को तो इमेजिनरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और इमेजिनरी नहीं चाहिए, इन्फिनिटी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इमेजिनरी नहीं चाहिए और इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो जब भी स्क्वायर रूट दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा ये कंडीशन रख देना है कि जो भी अंडर रूट के अंदर दे रखा है, जैसे अंडर रूट यहाँ पर x दे रखा है ना, तो यहाँ पर x मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिए, इन्फिनिटी नहीं चाहिए। इन्फिनिटी चाहिए क्या? इसका मतलब इन्फिनिटी कब आती है? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, वही तो होता है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वही है, इधर देखिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करेंगे? प्लस हो, दो फंक्शंस है, प्लस हो रहे हैं या तो माइनस हो रहे हैं या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका दोनों का क्या करना है, डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल देना है। क्या निकाल देना है? दोनों के डोमेन का कॉमन पार्ट निकाल देना है। और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो भी दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख सकते हैं बट नॉट g ऑफ x डजंट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इंटरसेक्शन वहाँ पर भी निकालना है, लेकिन उस वाले पॉइंट को हटा देना है जहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू 0 हो जा रही है। f ऑफ x 0 हो सकता है, g ऑफ x 0 नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको तो पहले ही लिख रखा है, तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस भी कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉलिनोमियल फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। नाम सुना है? सुना है क्या? ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस डाला, उसमें पहले लिख दीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या हेडिंग डाला? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, बता सकते हैं? बोलिए, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होती है? अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ए नॉट लिखिए, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ये ऐसे चलता जाएगा। क्लियर? कहाँ तक जाएगा? ए एन तक। कहाँ तक जाएगा? ठीक है। अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपका आ रहा है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है, तो क्या है वो? पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ पर ए नॉट जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
ए नॉट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? एंड एन जो है, एन पावर में एन है ना, एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? मतलब कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आ रहा है एक्स जो भी वेरिएबल आ रहा है उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। और पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इंटीजर कहने का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। और कैसा होना? अगर पावर इंटीजर है तो कैसा इंटीजर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और कम से कम ए नॉट जो है, ये ए नॉट, ये तो 0 नहीं होना चाहिए। ये A1 A2 A3 ये सब 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको 0 नहीं होना चाहिए। बाकी भी 0 नहीं है तो चलेंगे, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? तो इसमें क्या लिखा आप लोगों ने? इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट, इफ अ फंक्शन f defined by if a function f defined by, इसको लिखिए, उसके लिए बताएंगे। सिर्फ ऊपर वाला लिखिए, सिर्फ ऊपर वाला लिखिए। लास्ट में इसको करते चलेंगे तो क्या आ जाएगा? ए नॉट A1 A2 ऐसे चलते चलते कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये AN तक जाएगा। थोड़ा सा सोचिए। A माइनस, अरे क्या बात है सर, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। अरे ए नॉट से स्टार्ट हुआ और एक्स टू दी पावर वहाँ क्या है? एन। तो ये लास्ट तक कहाँ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा AN। तो यहाँ पर x के पावर में क्या हो जाएगा? यहाँ 0 था तो यहाँ n था, यहाँ 1 है तो n-1, यहाँ 2 है तो n-2, यहाँ पर n है तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर 0 हो जाएगा क्या? x टू दी पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये 1, तो AN लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो ये तो पूछ रहा हूँ मैं तभी से, बोले। तो क्या लिखा? इसको लिखा, इसके आगे लिखिए वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ए नॉट। अच्छा, इसको ए नॉट क्यों कहते हैं? A0 लिखिए, ए नॉट क्यों बोलना भाई? देखिए A0 A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन आर रियल नंबर्स एंड A0 डजेंट इक्वल टू 0। ये वाला लिखेगा कंडीशन, ठीक है? ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत जगह पर मैं सुना हूँ कि जैसे इसको ए नॉट पढ़ते हैं। मैं भी SSC बोर्ड से पढ़ा था तो मेरी भी आदत होगी ए नॉट पढ़ने की। मतलब नॉट कहाँ से आया मेरे को आज तक पता नहीं चला, ना मैं कभी इस पर रिसर्च किया। मतलब जैसे रूम नंबर है 105 तो लोग कहते हैं 105 बोलते हैं ना ऐसे, या बहुत लोग कहते हैं 105। अरे 105 भाई, 105 है, वो कहाँ से आ जाता है बीच में? ऐसे लोग बोलते हैं। कोई बात नहीं, इसको कहते हैं सुपरफ्लस इंग्लिश। क्या कहते हैं? सुपरफ्लस इंग्लिश। सुपरफ्लस कहने का मतलब क्या होता है? एडवांस इंग्लिश बोलना, ओवर इंग्लिश बोलना। जैसे होता है कजिन
कज़िन ब्रदर बोलते हैं ना, ये क्या है, सुपरफ्लस इंग्लिश है। सिर्फ कज़िन होता है, ब्रदर नहीं होता। कज़न सिस्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कज़न सिस्टर नहीं होता, सिर्फ कज़िन होता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि मेल है या फीमेल है? सिर्फ कज़िन बोलने से तो पता नहीं चलेगा ना कि मेल है या फीमेल है। तो बोलने से पहले ही और सी तो लगाएंगे ना, उसी से पता चल जाएगा मेल है कि फीमेल है। सिर्फ कज़िन बोलते हैं, सिर्फ कज़िन। आप देखिएगा बहुत सारे मूवीज़ में भी देखे हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ में भी कज़िन ब्रदर कज़िन सिस्टर बोलते रहते हैं। वो एरर है वहाँ पर। क्या बोलता है, सिर्फ कज़िन होता है। कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर क्या है, सुपरफ्लस इंग्लिश है, ओवर इंग्लिश बोल रहे हैं। ओवर इंग्लिश नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। A polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1 with no constant term, a polynomial of degree 1 with no constant term is called an odd linear function. Is called an odd linear function। मतलब कि एक मान लीजिए लीनियर फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? लीनियर फंक्शन कहने का मतलब क्या होगा, उसका डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री 1 कहने का मतलब जो वेरिएबल्स है उसके अंदर उसका पावर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि हम कह देते हैं कि ax इज इक्वल टू 0। क्या बोल दिया? तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो ये लीनियर फंक्शन है। क्या है? तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म दे रखा है? +5 +6 ऐसा करके कुछ कांस्टेंट टर्म दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो जब भी ऐसा एक लीनियर फंक्शन आ जाए जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑड लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड लीनियर फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसमें लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, जैसे a है ना, तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख भी लीजिएगा a डजंट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए। क्लियर? तो अगर कभी कोई पूछ दिया कि पॉलिनॉमियल फंक्शन पढ़े हो, बताओ ऑड लीनियर फंक्शन क्या है, तो पता तो होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। क्लियर है? सिर्फ नाम ही तो है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है और वो लीनियर है तो उसको हम कहते हैं लीनियर ऑड फंक्शन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, सेकंड लिखिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर टू पॉलिनोमियल फंक्शंस there are two polynomial functions satisfying the relation. There are two polynomial functions satisfying the relation f of x into 1 upon x, f of 1 upon x and f of x plus f of 1 upon x। जी, क्या लिखा? देयर आर टू पॉलिनोमियल फंक्शंस सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इज इक्वल टू एंड नहीं। मतलब कि आपको दो ऐसे फंक्शंस बताने हैं। इधर देखिए, f ऑफ x कहने का मतलब और f ऑफ x कहने का मतलब क्या है। जैसे कि आपको बोला है, ध्यान से देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x बोला है। क्या बोला है? साइन x। तो x, f ऑफ x क्या हो गया? साइन x। और f ऑफ 1 अपॉन x क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 1 अपॉन x। x के जगह पर अगर 1 अपॉन x रखते हैं तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको 1 अपॉन x रखना पड़ेगा। तो आपको अगर f ऑफ x साइन x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 1 अपॉन x। और यहाँ पर किसका साइन है? मल्टीप्लाई। तो f ऑफ x मतलब साइन x प्लस
साइन ऑफ 1/x, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है जिस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जैसे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, इसके बराबर होता है। वो कौन से फंक्शन है बताइए, बता सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, क्या होता है पहला, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, ये होता है। कौन से दो फंक्शन होते हैं? 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, इसको अच्छे से लिखते हैं वरना एन और एक्स में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ठीक है? अभी तो पता चल रहा है ना डिफरेंस। तो कौन कौन से दो फंक्शन होते हैं? 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। अगर यहाँ पर आप रखते हैं एफ ऑफ एक्स और इसका 1/x यहाँ पर रख देते हैं और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एफ ऑफ एक्स रखते हैं और यहाँ पर एफ ऑफ 1/x रख देते हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए लिखिए इसके आगे, लिखा ये वाला पार्ट लिखा था, दे आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1, दे आर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। क्लियर? वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये n जो पावर में है इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि n क्या है। n जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। गुड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, अ polynomial of degree odd has its range रेंज उसका क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? हैज़ इट्स रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हैज़ इट्स रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी but a polynomial of degree even, but a polynomial of degree even has a range which is always subset of R, which is always a subset of R। ठीक है, देखिए अब इतना, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है आपका और उसका डिग्री ऑड है, क्या है? ऑड है, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमेशा बस उसका डिग्री ऑड होना चाहिए। लेकिन अगर यही पॉलिनोमियल है आपका जिसकी डिग्री क्या है? इवन है, तो उसका क्या हो जाएगा रेंज? वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट होगा। किसका? रियल नंबर का सबसेट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब ये सब क्या तामझाम है इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे पॉलिनोमियल यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये क्या है, देखिए यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे हम रखते हैं, जैसे 1 रख लीजिए, क्या हो गया? तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। समझ में आ रहा? अगर हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जिसमें पहली एंट्री किसकी होनी चाहिए? डोमेन की। और डोमेन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं,
क्या रख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं उसी को हम डोमेन कहते हैं। अभी तक तो डोमेन आप लोग समझ रहे थे कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका इमेज है उसी को तो हम कहते थे ना, फर्स्ट एंट्री को हम डोमेन कहते थे। लेकिन अभी हमारे पास तो एंट्री है ही नहीं, आपको सिर्फ ये फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया, सिर्फ ये फंक्शन दे दिया। आपसे बोला कि इसका डोमेन बताइए, क्या बताइए, और रेंज भी बताइए, क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो मतलब समझिए कि डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। और यहाँ पर x की वैल्यू रखने से, जैसे यहाँ पर क्या रखा, 1, मान लीजिए 1 रखा तो इधर भी तो 1 रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा तो 1 क्या हो गया, डोमेन। और 1 रखने से इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 1 क्यूब कितना होता है, 1, 4 × 1 4 2, तो 1 + 4 5, 5 + 2 7। मतलब x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 रखा तो f(1) की वैल्यू कितनी आई, 7। तो यही 7 सेकेंड एंट्री होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। और यहाँ पर x की वैल्यू रखने से सॉल्व करने के बाद जो निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, ऑड है कि नहीं है, ऑड है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या होगा। अभी तो लिखा पॉइंट भाई, लगते हैं सोचने, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड क्या लिखा था, रेंज क्या हो जाएगा, -∞ to इन्फिनिटी। और अगर वो इवन है, पावर इवन है, डिग्री इवन है, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। वो क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट। तो यहाँ पर आपका होता है पॉलिनोमियल फंक्शन कंप्लीट। इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं हम, समझ में आ रहा। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन आप देते हैं, अगर हम ग्राफ से पता करें ना, हम वैसे डोमेन और रेंज ना ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को, डोमेन और रेंज किससे पता कर सकते हैं, ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमको कोई फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है और उसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा है। मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। समझ में आ रहा। तो डोमेन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज़ कवर्ड बाय द ग्राफ। क्या होता है, पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज़ कवर्ड बाय द ग्राफ इज नोन एज डोमेन। अभी ये ग्राफ वाला भी हम करेंगे, ग्राफ से भी हम पता करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को। अभी एक ही बार सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना, बस अभी आप लोगों को हिंट दे रहे हैं, हिंट दे देता हूँ मैं। अभी उसके बाद जब हम करेंगे तो प्रॉपरली करेंगे। तो अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ को देखकर तो हम तुरंत बता सकते हैं कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। क्लियर। पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। तो एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट कवर हो रहा है, ये पूरा निगेटिव वाला पार्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पूरा निगेटिव एक्स एक्सिस कवर हो गया, पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर। या फिर हम लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। डोमेन जो होगा -∞ से लेकर +∞ तक पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ग्राफ देखकर हम बता देंगे कि पूरा का पूरा एक्स एक्सिस डोमेन हो जाएगा। अब आपसे रेंज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो रेंज क्या होता है, पार्ट ऑफ वाई एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। क्या होता है, पार्ट ऑफ वाई एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। अब वाई एक्सिस कौन सा कवर हो रहा, यही तो कवर हो रहा है ना, ये नीचे वाला वाई एक्सिस कवर हो रहा है क्या, मतलब जीरो भी कवर हो रहा है, यहाँ से जीरो तो कवर हो ही जा रहा है, यहाँ से जीरो के नीचे वाले कवर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कि निगेटिव वाई एक्सिस कवर नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब जो आपका रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव रियल नंबर, और जीरो भी उसके अंदर आ जाएगा। जीरो भी क्या आएगा उसके अंदर, जीरो भी आना चाहिए। जीरो भी कवर हो जा रहा है और सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स कवर हो जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
कोई डाउट? तो ग्राफ से भी हम देखकर बता सकते हैं कि रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। और जब ग्राफ अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी हम ट्राई करेंगे वहाँ पर, फिर सॉल्व करेंगे, वहाँ से भी हम पता करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अभी जितना भी कराया गया है ये अच्छे से आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए, घर से प्रैक्टिस कर कर आनी है। क्लियर? चलिए आज के लिए बाय बाय।